हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। पीवाईक्यूज जो है हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें दिसंबर 2020 और जून 2021 की जो साइकिल थी उसमें शिफ्ट 1 का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। शिफ्ट 2 का भी ट्राई करेंगे डिस्कस कर पाए, ठीक है जी। सो 10 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आगे के क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आप इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं। चलिए जी, आज का फर्स्ट और वैसे 11th क्वेश्चन है, विच फ्रॉम द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द पर्पस ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च से रिलेटेड ये जानना चाह रहे हैं कि कौन कौन से पॉइंट क्वांटिटेटिव रिसर्च के पर्पस को शो करते हैं। सो देखिए, क्वांटिटी है तो क्वांटिटी पे फोकस रहेगा, डाटा पे फोकस रहेगा, हाइपोथेसिस पे फोकस रहेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी। क्वालिटी में क्वालिटी पे फोकस रहेगा क्वालिटेटिव रिसर्च में, ठीक है। सो फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चरल ट्रेडिशंस, तो उन चीजों को समझना या फिर डिस्कवर करना रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स के बीच में डिस्कस करेंगे अगर हम डिस्कवर करेंगे रिलेशनशिप, यानी कि हम डाटा के ऊपर फोकस कर रहे हैं। सो ये तो ठीक रहेगा। इंटरप्रिटेशन ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप या फिर कंफर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस। सो हाइपोथेसिस को कंफर्म करना और उन रिजल्ट्स को जनरलाइज करना सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, अलग सिचुएशंस में भी, ठीक है। सो जो इंटरप्रिटेशन है ह्यूमन रिलेशनशिप्स का, उसमें हम कहीं डाटा यूज नहीं कर रहे कि अच्छा इसका और इसका रिलेशनशिप 10 नंबर का है, ऐसा तो कुछ नहीं बोलते हम। ऐसे ही कल्चरल ट्रेडिशंस जब हम बात करेंगे तो वो भी क्वालिटेटिव और एथनोग्राफी में चला जाएगा, जो एथनोग्राफिकल रिसर्च हमने पढ़ा है। सो बी, डी और ई जो है, लॉजिकली डी आंसर इसका सही रहेगा। Next, which of the following statistical techniques may be successfully used to analyze research data available on ordinal scale only? तो देखिए, ये ओनली आपको ध्यान रखना है क्योंकि हमने दो पढ़े थे, एक पैरामेट्रिक और एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। सो दोनों में ही हम अलग अलग स्केल के ऊपर जो है वो डाटा देख रहे थे, ठीक है। सो क्वार्टाइल डेविएशन, स्टूडेंट्स टी टेस्ट, स्टूडेंट्स टेस्ट या स्टूडेंट टी टेस्ट को टी टेस्ट भी बोलते हैं। परसेंटाइल रैंक्स, काई स्क्वायर टेस्ट और स्पीयरमैन का कोरिलेशन मेथड। तो देखिए, तीन ऑप्शंस हैं, यानी तीन रहेंगे। तो इसमें क्वार्टाइल डेविएशन, ये याद रखना है आपको अगले एग्जाम के लिए कि क्वार्टाइल डेविएशन ऑर्डिनल स्केल पे ही होता है। परसेंटाइल रैंक्स ऑर्डर में हमें चीजें होंगी तभी हम रैंक्स डिसाइड कर पाएंगे। और उसके बाद जो ये स्पीयरमैन का कोरिलेशन मेथड है, ये काई स्क्वायर और स्टूडेंट्स टी टेस्ट जो है, इसके साथ साथ किसी और स्केल के ऊपर भी काम करते हैं। तो हमसे सिर्फ ऑर्डिनल स्केल का पूछा गया था, यानी ए, सी और ई, ए, सी, ई, बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर हम देखें क्वार्टाइल डेविएशन का ऑर्डिनल डाटा स्केल, स्टूडेंट्स टी टेस्ट जो है उसमें इंटरवल और रेशियो स्केल रहेगा, और काई स्क्वायर में नॉमिनल और ऑर्डिनल दोनों रहेंगे, सिर्फ ऑर्डिनल नहीं है। तो सिर्फ ऑर्डिनल होता तो ये भी आंसर में हो जाता। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर पोर्टफोलियो असेसमेंट टेक्निक। तो आपने पोर्टफोलियो वर्ड बहुत जगह सुना होगा कि पोर्टफोलियो बनाना, अगर आप फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो आपने मूवीज में, सीरियल्स में देखा होगा कि एक पूरा का पूरा वो फोटोज की वो किस किस तरीके के लग सकते हैं, उनका पोर्टफोलियो हो गया। जब हम स्टूडेंट्स की या एजुकेशन के लेवल की बात करेंगे तो उनकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने के लिए हम चेक करते हैं कि किस तरीके से स्टूडेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। सो एक ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में जब हम उनकी ग्रोथ, अचीवमेंट, इन सब चीजों को देखना चाहते हैं तो हम पोर्टफोलियो असेसमेंट भी एक टेक्निक है एक तरीके की, कि आप पोर्टफोलियो बनाते हैं। उसमें बेसिकली टीचर और स्टूडेंट जो है वो ज्यादा कोरिलेशन, मतलब क्या होते हैं, क्लोज विसिनिटी में होना जरूरी है, क्योंकि जब टीचर अच्छे से जान पाएगा स्टूडेंट को तभी वो एक अच्छा ढंग से सही एक्यूरेट पोर्टफोलियो बना पाएगा, ठीक है। अब कौन कौन से पॉइंट जो है वो यहाँ पोर्टफोलियो असेसमेंट टेक्निक के हिसाब से ट्रू हैं जब हम परफॉर्मेंस इवेल्युएशन करते हैं स्टूडेंट्स की। असेस स्टूडेंट्स ग्रोथ एंड अचीवमेंट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो एक लंबे समय तक जब आप देखना चाह रहे हैं कि क्या ग्रोथ है, कैसी अचीवमेंट्स हैं, तो ये ठीक रहेगा। स्कोरिंग प्रोसेस जो है सिंपल है, रिलायबल है, वैलिड है, या मोटिवेशन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग इज एनहेंस्ड। सो मोटिवेशन तो ऑब्वियसली एनहेंस होगा जब हम इवैल्यूएशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं, जिसमें हम चीजों को देख पा रहे हैं कि कैसे कैसे चीजें चेंज हुई हैं। अनेबल स्टूडेंट्स टू इवेलुएट देयर ओन परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्ट्स। तो जब आपके हाथ में पोर्टफोलियो है तो उससे आप चीजें, आप खुद का भी इवेल्युएशन आप बेटर तरीके से कर सकते हैं। प्रोसेस ऑफ ऑपरेशन इज लेस डिमांडिंग एंड टाइम सेविंग। नो, ज्यादा डिमांडिंग है और इतना ज्यादा टाइम यहाँ पे सेव नहीं होता है। तो ए, सी और डी साउंड कर रहे हैं सही। तो क्या रहेगा आंसर? ए रहेगा। ये पोर्टफोलियो असेसमेंट से रिलेटेड है कि कलेक्शन होता है इसमें स्टूडेंट के काम का, एक स्टैंडर्ड जो उनके साथ एसोसिएटेड होते हैं कि क्या उन्होंने सीखा है और क्या सीखना है, ठीक है। सो वो कंप्लीट प्रोसेस हम इसके अंदर देखते हैं। जो चीजें मैंने आपको अभी तक बताई वो ही यहाँ पे आपको मेंशन मिलेंगी।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्राइटेरिया रेफरेंस इंटरप्रिटेशन ऑफ टेस्ट स्कोर्स। तो दो तरीके के टेस्ट होते हैं, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट और नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। इसके अलावा भी अलग अलग तरीके के टेस्ट होते हैं पर्पज के बेसिस पे या फिर टाइम के बेसिस पे, जैसे आप वीकली टेस्ट ले रहे हैं, डेली टेस्ट ले रहे हैं, तो इस तरीके के अलग अलग टेस्ट भी होंगे, मंथली, एनुअल। सो वो आपको ध्यान रखना है। मैंने टेस्ट कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक कंप्लीट 1 घंटे की वीडियो जिसमें टेस्ट से रिलेटेड सब आपको मिलेगा कि टेस्ट के टाइप्स, क्राइटेरिया, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कौन सा क्या होता है, वो मस्ट वॉच वीडियो है, आप देख के जाइएगा, उसको एक बार चेक कीजिएगा, ठीक है। सो क्राइटेरिया रेफरेंस के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है, अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक स्किल्स और कॉन्सेप्ट्स बाय ईच इंडिविजुअल लर्नर इज असेस्ड। क्राइटेरिया रेफरेंस में यूजुअली मास्टर लर्निंग पे या स्किल मास्टरी के ऊपर फोकस किया जाता है। सो जब हम स्पेसिफिक स्किल की बात कर रहे हैं तो ये पॉइंट तो ठीक रहेगा। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आर बेस्ड ऑन आइडेंटिफाइड स्किल्स रादर देन ऑन अ ब्रॉडर लर्निंग। तो पर्टिकुलर स्किल्स के ऊपर फोकस है क्योंकि मास्टरी लर्निंग पे फोकस किया गया है। सो ऑब्जेक्टिव्स भी उसी तरीके के होंगे। टेस्ट आइटम्स डिस्क्रिमिनेट बिटवीन एग्जामिनी इन टर्म्स ऑफ देयर रिलेटिव पोजीशन इन द ग्रुप टेस्टेड। कि एक ग्रुप का हमने टेस्ट किया, उस ग्रुप में हम क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं या कंपेयर कर रहे हैं। तो कंपेयर जो है वो क्राइटेरिया रेफरेंस में नहीं होगा। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, मान लो जैसे एच टेट है, सी टेट है, जो भी जितने भी टैट्स हैं उनमें एक तरीके से 60% का क्राइटेरिया सेट है, यानी कि 150 मार्क्स का अगर है तो उसमें अगर आपके 90 क्वेश्चन 90 मार्क्स आ जाते हैं तो आपने वो क्राइटेरिया पास कर लिया, ठीक है। सो आपके 90 हो या 91 हो या फिर 145 हो, सेम बात है वो, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अगर 90 से ऊपर आए तो आप एलिजिबल हैं। सो वो मैटर नहीं करता कि किसके कंपैरिजन में कितने आए। सो ये ऑप्शन जो है वो ठीक नहीं रहेगा। Scores are expressed in terms of percentile ranks or standings so to ensure inter-examinee comparison. So percentile rank में आप शो करते हैं, नहीं दूसरे से, percentile में हम दूसरे से ही तो कंपेयर करते हैं, तो ये दूसरे से कंपैरिजन नहीं होगा। An examinee can compare his own performance in terms of development of skills over testing occasions. तो ये ठीक है कहीं ना कहीं कि आप खुद टेस्ट कर सकते हैं उन चीज़ों को कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। सो ए, बी और ई, सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। Given below are two statements. One is labeled as assertion, other is labeled as reason. Assertion की बात करें तो value of reliability coefficient of a test varies from 0 से +1 but cannot be negative. The correlation of set of scores with itself or a set of parallel scores cannot be negative. So देखिए इसमें relationship की बात कर रखी है, reliability coefficient की, तो ये बिल्कुल ठीक है कि 0 से +1 तक रहेगा reliability coefficient और वो नेगेटिव नहीं होता। जब हम कोरिलेशन कोफिशिएंट की बात करते हैं तो वो रिलेशनशिप तो नेगेटिव हो सकता है ना, तो जब हम कोरिलेशन कोफिशिएंट की बात करेंगे तो वो -1 से +1 तक रहेगा। जब हम रिलायबिलिटी कोफिशिएंट को बोल रहे हैं तो रिलायबिलिटी 0 से लेके +1 तक रहेगा। कोरिलेशन कोफिशिएंट में क्या है, अगर +1 है तो वो परफेक्टली कोरिलेटेड है कि अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा वेरिएबल इंक्रीज होगा। नेगेटिव में क्या रहेगा, एक डिक्रीज, मतलब उल्टा रहेगा, एक डिक्रीज होगा तो दूसरा इंक्रीज होगा। ये इनडायरेक्टली आप लगा लीजिए, ठीक है। और 0 है मतलब कोई रिलेशनशिप उनमें है नहीं। सो ये दोनों ठीक है और दूसरा जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कहीं ना कहीं, तो ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। How does organizational climate affect the employees in an organization? So organization का climate या जो environment है वो किस तरीके का है, वो employees जो है उनको कैसे affect करेगा, ये पूछा गया है। So respect for employer and salary, टीम स्प्रिट और क्वांटिटी, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्टिविटी लेवल एंड मोटिवेशन लेवल, एम्प्लॉय का डेडिकेशन और सैलरी। सो देखिए ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट से सैलरी का कोई लेना देना ज़्यादातर है नहीं। हम प्रोडक्टिविटी लेवल और मोटिवेशन लेवल के ऊपर बात कर सकते हैं कि जो क्लाइमेट है वहाँ अगर आसपास सब एंथुजियास्टिक लोग हैं तो प्रोडक्टिविटी लेवल इंक्रीज होगा, मोटिवेशन लेवल भी इंक्रीज होगा। सो इसके ऊपर अफेक्ट जो है वो पड़ेगा। सी आपका आंसर हो जाएगा। Who among the following has propounded scientific management theory? किसने दी है? सो इस तरीके के बहुत इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। FW टेलर ने दी है, ये इसने इन्होंने क्या दिया है, POSD CORB, यही आई थिंक। आप बताइएगा मैंने ठीक बताया है या नहीं, ये आगे पीछे ना हो गए हो कहीं, ठीक है। एल्टन मायो ह्यूमन रिलेशनशिप थियरी, याद आप कैसे भूल सकते हैं, ठीक है। सो ये सब चीजें आप याद रखेंगे जो मेजर पॉइंट्स हैं। बी आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी? सो अभी हमने जो बताया कि टेलर या टेलरिज्म जिसको बोलते हैं उन्होंने, FW टेलर ने दी। सो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं ये आपको याद होना बहुत जरूरी, पता होना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में साइंस रहेगी, थंब रूल नहीं होता, मतलब आप क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है, साइंस के हिसाब से आप काम कर रहे हैं। रूल ऑफ
थंब क्या हो जाएगा कि जो ट्रेडिशनल अप्रोचेज हैं आप उनको फॉलो करें, बट वो यहाँ नहीं होंगे, तो नॉट रूल ऑफ थंब। फिर है हार्मनी, आप भाईचारा बना के रखें, ना कि आप जो है लड़ते झगड़ते रहें या फिर किसी और के साथ कंपेयर करें। कोऑपरेशन की बात की गई है, ना कि इंडिविजुअलिज्म की, कि आप कोऑपरेट करके काम करेंगे, अकेले अकेले का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है। पर्सनल एफिशिएंसी लेवल जो है वो हाई करने की बात की गई, तो यही इसका आंसर रहेगा। और इसके आंसर के साथ अगर मैं बताऊं तो ये पॉइंट्स जो है आपको याद रखने पड़ेंगे 4, जब आप टेररिज्म की बात करते हैं। ठीक है, कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म और पर्सनल एफिशिएंसी लेवल। याद रखिएगा इनको। हु अमंग द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ थिंकर्स ऑफ मैनेजमेंट हैज डेवलप्ड द थियरी ऑफ वेरिएशन। तो देखिए मोस्टली क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे कि मैं ये कॉन्सेप्ट्स करवा चुकी हूँ, सो अब नाउ इट्स अप टू यू कि आप उनको कवर करके जाते हैं या नहीं कवर करके जाते हैं। ठीक है, सो वेरिएशन की थियरी मतलब जो मैनेजमेंट के थिंकर्स हैं उनमें से वेरिएशन जो है वो किसने किया। ठीक है, तो वेरिएशन अगर आपको याद हो, हमने 3 जो है कौन पढ़े हैं गुरुज, क्वालिटी गुरुज पढ़े हैं, एडवर्ड डेमिंग, उसके बाद हमने पहले डब्ल्यू शुआर्ट पढ़ा, SHEWART, यही स्पेलिंग आई थिंक इनकी, तो शुआर्ट, और शुआर्ट के साथ साथ एक और हमने पढ़े थे प्रहलाद, DK प्रहलाद। ठीक है, सो शार्ट ने क्या दिया, PDSA साइकिल दी, जिसको चेंज करके वेरी करके वेरिएशन करके PDCA जो है वो एडवर्ड डेमिंग ने बनाया और पॉपुलराइज भी किया। तो अगर आपने ये तीनों वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा इसका आंसर, तो एडवर्ड डेमिंग जो है आंसर रहेगा। आप ये तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट जो है मेक श्योर आप तीनों क्वालिटी गुरुज करके जाएं। What does PDCA stand for? In the theory of total quality management में PDCA का मतलब पूछा गया है play, dig, cry, act, plan, do, carry, act, plan, do, check, act, publish, dashboard, careful and act. सो प्लान, डू, चेक एंड एक्ट है। जब हम PDSA की बात करते हैं सो प्लान, डू, स्टडी एंड एक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको आज का जो ये सेशन है ये समझ आया हो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हो, ये भी समझ आया हो कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है जी, सो अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। समझ आ गया है, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा इनकलकेट लर्निंग को। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।